नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 का विज्ञापन, जो पहले चरण का विज्ञापन है, वो कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि पहले चरण की जो डिटेल है वो यूपीएससी के पास निदेशालय के द्वारा भेज दी गई है। तो कभी भी आपका जो पहले चरण का विज्ञापन 1303 पदों के लिए जारी किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में दोस्तों, जो जीके का पार्ट है कंपलसरी है आप सभी लोगों के लिए, तो उससे संबंधित आज का प्रैक्टिस सेट हमारा है, प्रैक्टिस सेट संख्या 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको बता दें दोस्तों कि जो IUCN है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और किसने की थी? तो IUCN की स्थापना जूलियन हैक्सले के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था वो था यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवहुड, यानी जीवन और जीविका के लिए हम एक हो जाएं। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अगर हम 2020 का जो संस्करण था विश्व जैव विविधता दिवस, वो ऑनलाइन मनाया गया था कोविड-19 के कारण। और जिसका अगर हम थीम की बात करें तो वो था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, यानी हमारा जो समाधान है, हमारी समस्याओं का समाधान है, वो हमारी प्रकृति में ही निहित है। 2019 का जो विषय था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो 2019 का जो विश्व जैव विविधता दिवस का उद्देश्य विषय था वो था जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओजोन की सांद्रता इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, ओजोन की सांद्रता इकाई जो है डाप्सन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो विषय था वो था जैव विविधता का जश्न मनाएं, यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और अगर दोस्तों हम बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किसने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 16 सितंबर की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, 16 सितंबर की जो शुरुआत की गई थी वो 1994 में की गई थी कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इनमें से ट्रैफिक का मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, ट्रैफिक का जो मुख्यालय है वो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। एक नज़र डाल लेते हैं कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, यानी वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कि WWF और IUCN यानी विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का संयुक्त कार्यक्रम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 2 बार हो गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में 30 की बजाय 31 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा। तो प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर के विषय में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह द्रविड़ वास्तुकला का मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। चैपड़ा मंदिर धौलपुर राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। दोस्तों, ये बेसर शैली में निर्मित नहीं है। किस शैली में निर्मित है आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी जो है, जो खजुराहो के प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है वो बेसर शैली में निर्मित नहीं है। गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था 5 मार्च 1931। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड है वो 4 या 5 फरवरी 1922 में हुआ था। देखिए, 2 डेट इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अलग अलग बुक में कभी कभी डेटा अलग अलग मिलता है। तो 4 या 5 फैब में जो भी ऑप्शन है उसको आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दिए गए ऑप्शन में जो कूका विद्रोह है
मुझे डेट याद आ रही है, संभवतः 1872 सबसे पहले हुई है। उसके बाद अलग बाकी जो अन्य घटना है उसके बाद में है। तो कुका विद्रोह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेट आप इनकी एक बार चेक कर लीजिएगा सभी की। कुका विद्रोह, लखनऊ पैक्ट, माउंटेनियरिंग ट्रांसपोर्ट सुधार और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। आगे पेज में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जो आपका पाठ्यक्रम है नो डाउट 6 यूनिट है और उस पूरे पाठ्यक्रम को ही आपको पढ़ना है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ क्या पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे नोट्स उससे आपसे नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि अपडेटेड नोट्स आपको मिलेंगे बट प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। तो उसका रीज़न दोस्तों मेरा बस यही कि कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट पहले आप लोगों को दिए जाएँ, उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे कि एक जो लोग नए हैं उनको एक आइडिया मिल पाए कि जो जीएस का पेपर होता है, जीके पार्ट का पेपर होता है जो कि कंपलसरी है हर अभ्यर्थी के लिए, हर स्ट्रीम के, हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट के लिए, तो एक आइडिया मिल सके। और दूसरा रीज़न ये भी है कि चूँकि मेरे पास पुराने नोट्स हैं और नए नोट्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट होने में समय लगता है। बट आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुइए, अगले 2 से 3 महीने में मैं अब जो अपडेटेड नोट्स हैं उनको मैं बिल्कुल तैयार कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अनुच्छेद 23 एवं 24 संबंधित है। देखिए ये अनुच्छेद 23 और 24 तो मूल अधिकार से ही संबंधित है, लेकिन आपको ये बताना कि मूल अधिकार के अंतर्गत किस मूल अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में किस वर्ष अखिल भारतीय कर नेटवर्क यानी टेक्स्ट नेट की स्थापना हुई? तो दोस्तों टेक्स्ट नेट की स्थापना 2007 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 भारत में वर्तमान में कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? देखिए पिछला डेटा अगर हम बात करें तो लगभग 24% के आसपास था, लेकिन ये डाटा क्या होता है लगातार चेंज हुआ करता है। मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग भी पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि आने वाले समय में भारत की लगभग 32% भूमि जो है बंजर भूमि हो जाएगी। तो इसको आप जो है एग्जाम से पहले ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 15 को कोई भी ऑप्शन बताना मुझे नहीं लगता उचित है। वैसे तो मैंने बी माना था, लेकिन अभी की अगर कंडीशन देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा भारतीय राज्य खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और हरियाणा राज्य में जो ये गेम्स होंगे खेलो इंडिया गेम्स 2021 ये इसका 4था संस्करण होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सादिया देहलवी जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित हैं लेखन एवं सामाजिक कार्य से। तो राइटिंग एंड सोशल वर्क से संबंधित हैं। एंड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? काफ़ी भी चर्चा में थे, करंट से आपका प्रश्न है। तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नवनियुक्त सीएजी हैं, ये न्यूली अपॉइंटेड सीएजी ऑफ द इंडिया। इससे पहले जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे ये अगर हम बात कर लें तो ये केंद्र शासित जो जम्मू और कश्मीर है उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का। भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? काफ़ी चर्चित रहा है, आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो इसको ज़रूर आपको देख लेना है। इसका राइट आंसर होगा डी देवलाली से दानापुर। ऑप्शन डी राइट आंसर विल बी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में चर्चा में रहा संजीवन क्या है? संजीवन दोस्तों एक मोबाइल ऐप है जो कि बिहार सरकार द्वारा बनाया गया हुआ, लॉन्च किया गया हुआ है। देखिए रीज़न क्या है कि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है और हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और ये केवल भारत की समस्या नहीं पूरे विश्व की समस्या है, तो हर लोग इससे लड़ने के अपना अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे मोबाइल ऐप आए हुए हैं। यूपी में भी कई मोबाइल ऐप आए हैं और अलग अलग राज्य जो हैं वो भी अपना अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक बार आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, हो सकता है कि इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा जाए। तो अभी संजीवन ऐप क्या है? एक मोबाइल ऐप है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 शिक्षण में गतिशील दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों शिक्षण में गतिशील दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना चाहिए। तो ऑप्शन डी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा एक छात्र का सही मूल्यांकन करना संभव है। तो नेट में आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर शिक्षण में और रिसर्च में भी आएंगे, तो उन्हीं को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, उन्हीं नोट्स को पढ़ना, और मैं भी प्रयास करूँगा इससे संबंधित जो नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रिवीजन के लिए ला सकूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी निरंतर मूल्यांकन से किसी भी छात्र का सही मूल्यांकन करना संभव है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर क्या है। तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि जो टीचिंग के अंतर्गत यानी लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लर्नर यानी शिक्षार्थी होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो अधिगम की सफलता यानी सक्सेस लर्निंग का जो मुख्य आधार माना जाता है वो है कि लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो यहाँ पर भी राइट आंसर सी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर डी, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो अधिगम को यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें उचित वातावरण भी है, प्रेरणा भी है, परिपक्वता भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जो प्रैक्टिस सेट हैं या नोट्स हैं उनको तैयार करने में मैं काफ़ी सावधानी रखता हूं, और मेरा प्रयास बस इतना ही रहता है कि आपके लिए जो भी मैं डेटा लेके आऊं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसा आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि मैं भी जो डेटा कलेक्ट करता हूं किसी न किसी माध्यम से कलेक्ट करता हूं, कभी बुक से, कभी नेट के माध्यम से, कभी अदर सोर्सेस से। तो वही एक माध्यम है, जैसे आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, डेटा अपना कलेक्ट करते हो, वही तरीका मेरे पास भी है, कोई अलग तरीका नहीं है। बस मेरा ये प्रयास जरूर रहता है कि जो भी क्वेश्चन आए वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और अगर देखिए, जो मेरी कई सारे लोगों से बात होती रहती है तो सब लोगों का बस यही कहना, जो लोग सक्सेस हैं और जो सक्सेस नहीं हो पाए, यही अंतर था कि सर थोड़ा सा कहीं जीके में थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा और अच्छा हो जाता तो अच्छा रहता। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह रहेगी कि जीके को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और लगातार जीके के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और नोट्स भी पढ़ते रहें अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो तो अपने भी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू, गूगल, बिंग ये सभी सर्च इंजन है। क्रोम जो है ब्राउजर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य सभी से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें जो आईपी एड्रेस है वो अन्य सभी से यानी एमएसी एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है और फिजिकल एड्रेस से भिन्न है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। NMEICT स्टैंड फॉर, यानी आपको बताना NMEICT का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों NMEICT का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT से आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड एट द लास्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, शब्द रैम का क्या तात्पर्य है। तो शब्द रैम का दोस्तों तात्पर्य है कि मेमोरी जिसे लिखा और पढ़ा जा सके, यानी मेमोरी विच बोथ रीड एंड रिटन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट था। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, ज़रूर करके हमें बताइएगा। और दोस्तों एक तथ्य और आपसे कहना चाहूँगा, देखिए मैंने पूरी सावधानी रखी, जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको बताए जाएँ। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मानव भूल से के कारण मुझसे कहीं गलती हो गई हो, तो अगर ऐसी मुझे कोई गलती भविष्य में दिखेगी तो उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आसानी से आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं जीके की तैयारी के लिए, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे जानकारी व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अभी से ग्रुप में आते हैं तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स, रिवीजन, डिस्कशन है, हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता रहेगा, और आपकी तैयारी में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।